अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाइज़ा कुरैशी और आपके सामने हाज़िर हूँ वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम सक्सेस स्टोरी की एक और एपिसोड के साथ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इतना कॉमन और इतना प्रॉब्लमेटिक टॉपिक आजकल वो बन गया है। हम बात करेंगे आज मेंटल हेल्थ के हवाले से, डिप्रेशंस के हवाले से। और इस सिलसिले में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। जेपीएमसी से ताल्लुक़ है, साइकेट्रिक बोर्ड जेपीएमसी से उनका ताल्लुक़ है। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जी मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं डॉन पे। और जब आप सारी फील्ड से होकर गुजरते हैं तो लोगों के जहनों तक भी बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर वजाहत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बस बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपके हाल भी ठीक हैं और दूसरों के हाल भी ठीक कर रहे हैं। बस इंसान को अपना हाल ठीक होगा तो फिर दूसरों के हाल सही कर सकता है। तो आई थिंक हमें तो बीइंग अ डॉक्टर पहले अपने हाल को ठीक करके रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, मैं आपसे ही बल्कि बात करती हूँ, आपसे ही शुरू करती हूँ, क्योंकि वजाहत ऑब्वियसली आप एक ह्यूमन बीइंग हैं सबकी तरह। हर इसमें हर एक की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। क्या ट्रिक्स होती हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की हर वक्त? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बात दरअसल ये है कि ज़िंदगी में लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और यही ज़िंदगी का एक समझ लो नशे व फराज हैं। लेकिन कुछ लोगों की कोपिंग स्ट्रेटजीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो उस माहौल को, जो चीज़ आप सामने आ रही होती है, उसको कोप करने की या तो पैदाइशी अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को, बड़े से बम को छोटा सा बम बना लेते हैं और उसको गुजार लेते हैं सब्र के साथ, कुछ नई चीज़ें उसमें अंदर पैदा कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वहाँ पे या तो फिर उनके जज्बाती तौर पे वो ज़ख्मी हो जाते हैं या तो फिर वहाँ और एक चीज़ नुकसान में जाती है तो दूसरा भी नुकसान साथ कर लेते हैं। तो एक वर्ड है कोपिंग स्ट्रैटेजीज़। गूगल पे भी हमारे शायकीन अगर वो पढ़ें जाके तो समझ आएगा कि कोप करने की सलाहियत या तो पैदाइशी होती है या आप सीखें। सही। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो थी वो पैदाइशी थी। हाँ, अम्मा की डांट और मार ने बचपन से ही स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि मुश्किल हालात में किस तरह रहना है, तो इस तरह कर लेते हैं माशाल्लाह। सही। क्या आप एक लफ्ज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल कर लीजिए तो आप क्या कहेंगे? वो सब्र है, वो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो समझौता है, या वो एक्सेप्टेंस है? आई थिंक एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। अच्छाइयों की एक्सेप्टेंस तो हम बहुत जल्दी ले लेते हैं, ये नेशनल फिनोमिना है। लेकिन कोई हमें टोकता है, कोई हमें हमारे किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है या हमें सीखने के अमल को बात करता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस हमें नहीं आती है और हम उससे लड़ जाते हैं या हम उससे बहस में आ जाते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि हम नशे के मरीज़ों को भी जब सिखाते हैं तो 12 स्टेप्स हैं, स्टेप्स 12 जिसमें हम मरीज़ को काउंसलिंग करते हैं। तो उसका पहले स्टेप में भी यही बात है कि हम मान गए कि हम फला चीज़ के आगे बेबस थे, तो वहाँ पे भी हम एक्सेप्टेंस सबसे पहले कराते हैं। तो आई थिंक अगर आप चीज़ों को कबूल करना सीख जाएं तो सब्र भी आ जाता है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला नए रास्ते ज़रूर खोलता है। ज़बरदस्त। अम्मा की डांट ने स्ट्रॉन्ग बिल्कुल बना दिया। करियर सिलेक्शन कैसे आया कि इस तरफ जाना है? हाँ, ये भी नॉस्टैल्जिया में आप मुझे ले जाएंगी। वैसे तो जब मैंने ग्रेजुएट किया था डाउ मेडिकल कॉलेज से, तो मैं उस वक्त सर्जन बनना चाहता था और अपनी हाउस जॉब मैंने सर्जरी में स्टार्ट भी कर दी थी और हर्निया का ऑपरेशन भी कर दिया था अपने सीनियर्स के साथ। लेकिन अम्मी खुद साइकोलॉजिस्ट थी। अच्छा। और उनकी शादी में ही उनका मास्टर्स रह गया था, तो उनकी दिमाग में ये था कि हमारे घर में एक कोई नफ्सियात में जाएगा। तो मैं और मेरा छोटा भाई दोनों डॉक्टर बन रहे थे उस ज़माने में, तो उन्होंने हमेशा कहती थी कि तू साइकेट्रिस्ट बन जा। हालांकि आज से कोई 15-16 साल पहले इतनी फील्ड थी नहीं। जब मैंने ग्रेजुएट किया था इस बात को तकरीबन 15 साल तो हो गए। मैंने कहा ये कैसी बात कर रही है, कहाँ साइकेट्री, कौन आएगा, नफ्सियात। तो कहती थी आने वाले टाइम में ये चीज़ें हैं। तो एक्चुअली माई मॉम वॉज अ मेजर इंस्पिरेशन फॉर मी। शी टोल्ड मी टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट एट दैट टाइम। और अब मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि सर्जन्स तो बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन साइकेट्रिस्ट जो हैं वो अभी भी कम है हमारे माशरे में। सही। और चाहिए। और मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स अब सामने आ रही हैं उसमें तो बहुत ज़रूरी हो गया। मैं आपकी बात से एक बात आपसे पूछती हूँ कि हमारे यहाँ जो माहौल है वजाहत, हम ये कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं किसी भी फील्ड के लिए कि हम डॉक्टर हैं या हम इंजीनियर हैं, तो हम उनको बर्डन डालते हैं कि आपने भी इसी तरफ जाना है, और वो बर्डन कभी कभी नेगेटिव हो जाता है।
यस एग्जैक्टली। और उसके बड़े गलत असरात बच्चों पे पड़ते हैं। तो अगर आपकी माँ ने आपसे ये बात कही तो आप इसको किस तरह से पॉजिटिव लेते हैं? आई थिंक क्योंकि वो खुद भी नफ्सियाती डॉक्टर थी ना, साइकोलॉजी पढ़ती थी, तो वो सिर्फ ये नहीं कहती थी कि तुम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बनो, वो कहती थी मुझे लगता है कि तुम अच्छा काम करोगे। अच्छा, बोलने की सलाहियत शुरू से थी, इन्फ्लुएंस पैदा करने की सलाहियत थी, तो वो ये कहती थी कि तुम्हारे अंदर इन्फ्लुएंस है तो तुम इसको यूटिलाइज करो, या तो तुम ऐसा काम करो जिसमें तुम बात कर सको। तो उन्होंने ये लॉजिक भी हमेशा साथ दी कि तुम बोलते अच्छा हो या तुम इन्फ्लुएंस रखते हो। तो वो चीज़ मुझे शुरू से मुझे अपने अंदर थी। जब मैं कॉलेज में था डाउ मेडिकल में, तो वहाँ भी मुझे टाइटल मिला था मोस्ट प्रोमिनेंट मेल ऑफ डाउ मेडिकल। तो वहाँ भी कुछ ना कुछ मैं करता रहता था जिससे अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखता था। तो शी सॉ दैट कि मैं बन सकता हूँ, और छोटों को नहीं बोला, सही, उनको बोला तुम ये जो बनना चाहते हो बनो। लेकिन एग्जैक्टली ये बात ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ें थोपे नहीं, हाँ, जब तक आप अपने बच्चे के अंदर वो स्पार्क ना देखें। तो सही, क्या रीज़न है, क्या कहते हैं हम, क्या आपका रिव्यू है कि हम हर चीज़ का ताल्लुक ये करते हैं हमारा माहौल चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, डाइट चेंज हो गई है, रूटीन्स चेंज हो गए, सोते देर से हैं, उठते देर से हैं, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या है ये बात तो है। मैं क्योंकि इस्लामाबाद भी जाता हूँ, क्लिनिक करता हूँ, पंजाब मेरा काफ़ी जाना होता है, मैंने लोगों में थोड़ा सा फ़र्क ये देखा है कि वो लोग सुबह उठते हैं, जल्दी उनकी सुबह होती है, जल्दी सोते हैं, और उनकी जिस्मानी सेहत कदरे बेहतर है कराची से। पहली बात तो मैं फ़र्क बताऊँ। दूसरा ये कि रातों को फजूल जागना, इंटरनेट पे बैठे रहना, एक ऐसी अनरियल लाइफ में मगन रहना जिसका कुछ ना सर है ना पैर है, ये चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पे बुरी तरह असरअंदाज करती हैं। बचपन से हम ये तो सुनते थे कि जो रात को जागते हैं उनकी आंखों के नीचे हल्के हो जाते हैं, फ्रेश नहीं होते, जो कि हमने बचपन से सुना। लेकिन ये बात लोगों को मिस करते हैं कि उनका मेंटल हेल्थ भी बुरी तरह मुतासिर होती है। सुबह जब देर से उठते तो फ्रेश नहीं होते, उनके चेहरे जो हैं वो सूजे हुए, मूड उनका ख़राब, दिन निकल चुका होता है, काम का टाइम काफ़ी हद तक जा चुका होता है, फिर सब जल्दी जल्दी में होता है, तो फिर हर वक्त रश में रहना, जल्दबाज रहना, ये भी एक आप अपने ऊपर सज़ा बना लेते हैं। तो सुबह उठना, टाइम से सोना, एक्सरसाइज करना, ये तीन वो फ़राइज़ हैं जो खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो बोलूँगा ये वैक्सीनेशन है आपकी। सही। क्या मसाइल देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा? अगर मैं कोविड की बात करूं, उसके बाद की बात करूं, क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा आप फेस कर रहे हैं आजकल अपने पेशेंट्स में? आई थिंक जो अनसर्टनिटी थी ना 2 साल, रोज़ सुबह उठ के हम खबरें सुनते थे और नई खबर हमें पुरानी खबर से ज़्यादा ख़तरनाक लगती थी। फिर काम काज लोगों का ख़राब हुआ, रिश्ते ख़राब हुए, नौकरियां ख़राब हुई, तो अनसर्टनिटी हो गई कि किसी को भी कोई यकीन नहीं था कि आइंदा होने क्या जा रहा है, जिसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत हो गए। लोगों को एंजाइटी बहुत है, लोग हर बात पे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी तबीयतें ख़राब होती हैं, अपने आप से बाहर आ जाते हैं, बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर डिप्रेशन भी बहुत है कि मायूसी इतनी है कि मायूसी की तो वजूहात भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी मायूसी इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी हमारे माशरे में अब आ गई है। उसके अलावा नशा बहुत आम होता जा रहा है। आप देखो कि टीनेजर्स जो हैं वो नशे को फ़ैशन की तरह करते हैं, और जो बड़े हैं वो दवाई की तरह करते हैं, तो कहीं कुछ बचत नहीं हो रही। तो ये चीज़ें जिनको ज़रा एक बार देखना पड़ेगा, और अगर आप इन पर नुक्ताचीनी करें, इनको गौर से देखें, तो शायद हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एजेस का क्या एवरेज आपके पास क्या है? टीनेज बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ्स आ रहे हैं, क्या एज आपके पास ज़्यादा आ रही है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त हेल्थ मेंटल इश्यूज़ हैं जिनके साथ? एज में अगर देखा जाए तो 18 से 22 साल की ख़वातीन बहुत आती हैं, जिसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में यही है कि जज्बात पे काबू ना रखना, चीखना चिल्लाना, मूड स्विंग्स होना, मोहब्बत में जल्दी गिरफ्तार हो जाना, नाकाम मोहब्बत हो जाना, तो फिर बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस, फिर सुसाइडल, डेलिब्रेटेड सेल्फ हार्म, अपने हाथों को काटना, नशा करना, नींद की गोलियां खाना, और अपने आप को अकेलापन दूर करने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाना। ये तो फ़ायदा बहुत आया है इस साल, बहुत बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की जो लड़कियां हैं वो बहुत आई हैं, सुसाइडल भी हैं। उसके बाद OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो है जिसमें सफाई का ख्याल रखना, रिपीट करना बार बार चीज़ों को, क्योंकि एक ये एंजाइटी डिसऑर्डर से मुंसलिक है, तो वो बढ़ गया है। और कोविड में ज़्यादा, कोविड में तो इतना बढ़ गया है कि एक आम आदमी को भी OCD हो गया, समझ लो।
तो जो ओसीडी था वो तो बेचारा हाथ ही धोता रहता है, फिर ये बड़ा है। फिर डिप्रेशन इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों का जो माशी हालात हैं वो बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है। पैसे ज़ाहिर सी बात है एक बहुत अहम जुज़ है हमारी लाइफ का। जब आपके पास आमदनी का मसला आ रहा हो तो फिर क्या आप किसी की अच्छी बातें सुनेंगे? डू डेफिनेटली यू विल गेट इन डिप्रेशन। तो डिप्रेशन, ये तीनों बीमारियां जो बहुत देखी हैं, और सिर्फ मैंने नहीं बल्कि हम, जिस तरह आपने बताया कि जिन्ना हॉस्पिटल के जो हमारा साइकियाट्रिक वार्ड है वहाँ हम ओपीडी करते हैं, हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे भी एंजाइटी डिप्रेशन बस ये दोनों मरीज़ों की सबसे ज़्यादा हमने ट्रीटमेंट किया। सही। तो थोड़ा सा इन शॉर्ट आपसे पूछूंगी, ऑब्वियसली डिटेल में हम नहीं जा सकते बहुत ज़्यादा, क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या स्टेज चल रही है इस वक्त माइंड की और पेशेंट की? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ लें कि आप जायचा खींचते हैं हम अपने पेशेंट का। हमारा एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, MSE। हर साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को भी किसी हद तक हम सिखाते हैं। उसमें अपीयरेंस से स्टार्ट करते हैं। MSC मेडिकल स्टेट एग्जामिनेशन अगर है तो पहले हम देखेंगे अपीयरेंस, कपड़े कैसे पहना हुआ है, फिर हम देखेंगे बिहेवियर, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, सब्र, बेचैनी, ये सब बिहेवियर में आ जाता है। फिर आता है मूड में देखते हैं कि ये किस हद तक आपसे जवाब अच्छा बुरा दे सकता है। अगर किसी का मूड ख़राब होगा तो आप किसी को इतना भी बोल दें कि भाई यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाओ तो वो आपको उल्टा जवाब दे देगा। तो अपीयरेंस हो गया, बिहेवियर हो गया, मूड हो गया, फिर हम देखते हैं उसके अंदर उसकी इंसाइट क्या है, अपनी गलतियों को जानता है या नहीं जानता। साथ और भी कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें वो ज़्यादा डिटेल हो जाएंगी, लेकिन इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि ये इंसान का इलाज की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, या तो फिर उसको इतना तो बताया जाए कि भाई तुम अपने आप को ज़रा किसी काउंसलर के पास बैठ के अपनी गलतियों को टटोलो। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये ना कि जितना ज़्यादा कोई मेंटल स्टेट पे जा रहा होता है वो उतना ज़्यादा कहता है कि मैं ठीक हूँ। और कैसे आप मतलब कहना नहीं चाहते, पेशेंट अपनी बात नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, तो क्या आपके पास क्या ट्रिक्स होती हैं कि वो सब आपसे बोल दें? सब बता दें हम आपको यहाँ पे आपके चैनल पे सब बता दें आप। बेसिकली शुरू के 20 मिनट हम अपने क्लाइंट को देते हैं, ठीक है ना। हम हेलो हाय करते हैं, सवालात पूछते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि या तो रिलेशनशिप का मसला है या फिर हम हल्का सा उसको उसी जगह पे हल्की सी एक ज़ोर से पिंच कर देते हैं। मतलब उसी रिलेशनशिप का मसला है तो हम उसी में एक दो सवाल करेंगे। अगर फाइनेंशियल मसला है तो हम वहाँ से उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है ना वो बदल जाते हैं। तो हम पकड़ लेते हैं कि इसका जो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है या स्वेल हुआ हुआ कॉर्नर है वो ये है। फिर हम उसमें सवालात करते हैं, बस छेड़ना होता है, फिर 40 मिनट पता भी नहीं चलते। वो बोलता है, बताता है, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हिस्ट्री बनाते हैं हम उसकी, और फिर हिस्ट्री के बाद हम उसका इलाज करते हैं। माशाल्लाह से मैं आपको बताऊं फ़ायज़ा कि पाकिस्तान में नफ्सियात का इलाज बहुत अच्छा होता है। हम दुनिया की हर वक्त तारीफ़ें करते रहते हैं। मेरे पास अमेरिका के पेशेंट्स हैं, मेरे पास जर्मनी के हैं, स्पेन के हैं, पाकिस्तान की चारों तरफ के हैं, ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ के हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स तक इनको मिलने में महीने लगते हैं, बिलीव मी। और यहाँ पे सुबह हमारा शो देखा जाता है, मॉर्निंग शो या इवनिंग शो, वहाँ से वो हमारे सोशल पेज पे जाते हैं और रात को उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है 1-2 दिन का। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की जो साइकियाट्री है वो बहुत तेज़ जा रही है। अच्छा, जो एक कॉन्सेप्ट है हमारा, मिसकॉन्सेप्शन कहेंगे हम इसको, कि कहा जाता है कि जी जो इसमें आप लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन जो है वो हमेशा ऐसे आपको ज़िंदगी भर सुलाने के ऊपर काम कर रही होती हैं और हमेशा आप ऐसे ही हो जाते हैं, फिर ड्राउजी कह लें, आप लेज़ी कह लें, या आप मतलब दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे अगर किसी बच्चे को किसी घर में कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा पेरेंट्स ही कहेंगे नहीं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, वो तो फिर ऐसी मेडिसिन दे देंगे कि वो हमेशा खाते रहें। तो ये इसको थोड़ा सा वाज़ेह कीजिए। अफसोस है, ये बात सही है कि हमारे मुल्क में मेडिकल ट्रीटमेंट जो है साइकियाट्री की वो अभी तक एक सवालिया निशान है। लेकिन वो डॉक्टर्स ने नहीं बनाई, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो कभी भी ऐसी दवाई नहीं देगा। उसको पता होगा कि क्योंकि जब कोई भी साइकियाट्रिस्ट कहता है कि आप दवाई लें, काउंसलिंग लें, तो वो ये ज़रूर कहता है कि आप एक्सरसाइज करें। वो ज़रूर बोलेगा कि वॉक पे जाओ, आधा घंटा लोगों से मिलो। अब जब एक डॉक्टर ये बोलेगा कि तुम वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो, तो कैसे वो आपको ऐसी दवाई देगा जिससे आपको नींद आए। बात यह कि बाज़ औक़ात शुरू में अगर कोई किसी को हैवी डोज दे रहा है 10-8 दिन के लिए,
तो वो फिर क्या करता है कि वो दवाई खुद ही लेना शुरू कर देता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता कि डोज को कम भी तो करना है ना, या हो सकता है डोज को ख़त्म ही करना है। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना वो सबसे बड़े कंजूस मेडिकल ट्रीटमेंट में होते हैं। फेशियल कराने चले जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाने से फीस बचाते हैं। फिर वो एक पर्चा रखा हुआ होता है 6 साल पुराना, जो भी बीमार है वही पर्चे की भी दवाई आती है, फिर पता नहीं होता किसको हैवी डोज जा रही है किसको नहीं जा रही। तो ये ज़माने भर पुरानी बातें हैं कि डॉक्टर सोने की दवाई देते हैं और वो शायद एक मज़ा भी लग जाता है और फिर उसको फॉलो अप नहीं किया जाता। फॉलो अप नहीं किया जाता, ट्रू। जब आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो फिर आप उसको एडिक्शन हो जाएगी। आप नींद की गोलियां हैं, कोई भी साइकेट्रिस्ट कोशिश ये करता है कि 14 दिन से ज़्यादा ना दे। कोई भी, हमें सिखाया जाता है कि 14 डेज तुम लिखो और इसके बाद उसको आप मना करें। अब 14 डेज अगर हम दे रहे हैं और 15वें दिन वो ना आए, वो खुद लेना शुरू कर दे और 6 साल लेता रहे, तो वो तो नशा ही हो गया। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है, आपने भी देखा होगा कि ख़वातीन जो घर पे नींद की गोलियां खुद ले रही होती हैं, फिर वो कहती हैं हमें तो डॉक्टर ने दी थी। और फिर उसको छोड़ने के बाद भी वजाहत जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल, उसके विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं बाकायदा। अगर आप उनको छोड़ते हैं तो फिर उसके ब्लड से निकलने की जो फीचर्स हैं, जैसे कि हार्ट बीट का बढ़ जाना, घबराहट ज़्यादा होना, नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और फिर उसके अलावा आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, पैरानोया आ जाता है, आप चीज़ों से खौफ खाने लगते हैं, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशंस है ना। तो बेहतर यही कि भाई महीने 2 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाओ, जो डॉक्टर बोले वो कर लो। गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये गूगल जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मरवाता है। हाँ। ये सबसे ज़्यादा मरवाता है। जैसे हमारे घर क्लिनिक से लोग निकलते हैं, वो गूगल पे देखते हैं, उसमें ज़माने भर की गलत नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ और कहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो खुद जो हैं वो जहनी तौर पे उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं, उनके पास जाने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा है तो चुपता बात और मैं तो ये बोलता हूँ कि क्या आपको मुझे देख के ऐसा लगता है कि मेंटली हम लोग अपसेट होते हैं, क्योंकि मैं अपने साइकियाट्रिस्ट जितने भी हैं उनका तो रोल मॉडल हूँ कि, और जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं दे आर अमेजिंग। नहीं, मैं तो खुद आपको पहले से जानती हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर मैं अपने पूरी फ्रेटर्निटी का तर्जुमानी कर रहा हूँ अभी। चलें ठीक है भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप लोग जाइए और बिल्कुल इलाज करवाइए। अच्छा वजाहत, मीडिया से बड़ा आपका ताल्लुक़ रहा है और है अभी भी, क्या समझते हैं कि मीडिया में ये मेंटल हेल्थ इशू किस रेशो पे हैं, किस एवरेज पे हैं और किस एक्सट्रीम पे हैं? ये ना ही पूछे तो अब अच्छा है, क्योंकि मीडिया में तो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये कि यहाँ का जो आमदनी है वो पक्की नहीं है, ऊंच नीच चलती है, तो लोगों को उस ऊंच नीच को सेटल करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये कि बीच में काम नहीं आता तो काफ़ी लंबे गैप्स आते हैं, ये गैप्स जो है ना बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। फिर रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं इन लोगों के साथ, क्योंकि रिलेशनशिप में गहराई होना ज़रूरी है। अचानक फैंटेसाइज हो के आप शादियाँ कर लेते हैं, फिर वो बाद में ख़राब हो रही होती हैं। चौथा ये कि नशा भी है, और नॉट इन जस्ट शोबिज़, हम तो कहते हैं डॉक्टरों में भी बहुत नशा है और एयरलाइन की चीज़ों में भी नशा है, लेकिन शोबिज़ में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो चीज़ें बहुत ख़राब हैं, लेकिन ट्रीटमेंट और काउंसलिंग वो वाहिद चीज़ है जो हेल्प करती रहे। मैंने बेतहाशा टीवी सेलिब्रिटीज़ का इलाज किया है, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन टॉप से लेके जूनियर तक बहुत लोग मेरे पास आते हैं, आए भी हैं, और वो ठीक हुए, अपनी लाइफ को सेटल किया। तो ये बड़ा काम एक जो है वो ऐसा काम है कि आपने हर सारे लोगों के राज जो हैं वो रखने होते हैं अपने अंदर। ओह यस। तो कैसे, मतलब रात को नींद आ जाती है? कभी कभी तो दिल चाहता है कि कहीं हम मिलते हैं कि रेड कारपेट पे या किसी महफिल में, तो पेशेंट एंड सेलिब्रिटी सामने मेरे खड़ा हुआ होता है, खड़ी भी होती है, तो दिल करता है मैं जाके पूछूं क्या हाल है, लेकिन मैं नहीं पूछता क्योंकि प्राइवेसी की बात है। हम लोग इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट भी बन जाए तो फिर हम उससे किसी दावत में नहीं मिलते, क्योंकि वो खुद आके मिल रहे, वो खुद आके बता दे तो अच्छा लगता है, लेकिन अमूमन प्राइवेसी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टिल पाकिस्तान में इस चीज़ को स्टिग्मा है ना अभी इस पर। हाँ। लोग समझते हैं कि नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर तो लोग पूरे ब्लॉग्स में बताते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गई, मैं पहले ऐसी थी, फिर साइकियाट्रिस्ट ने देखा और अब मैं बेहतर हो गई हूँ, तो आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को तो लोग सुनते हैं। यहाँ पे अभी वो जो अभी शेम हील नहीं हुई है, सही, इंशाल्लाह आने वाले सालों में हो जाएगी। सही। क्या समझते हैं वजाहत, अभी मैंने आपसे पूछा कि किस एजेस के लोग आप
आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने कहा कि लड़कियां हैं 18 से 22 साल की, क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं सबसे ज़्यादा, क्या समझना है? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं या बच्चों के मतलब अपने पेरेंट्स के साथ जो है कुछ इख्तलाफात आजकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, क्या समझता है? मैं बोलूँगा सब कुछ ही बढ़ गया है, नॉट जस्ट वन थिंग। आई थिंक रिलेशनशिप में लगता है यही मसला है। दूसरा देखो लाइव रूटीन बर्बाद हुआ है। तीसरा देखो नशा, वो आपके सामने, यहाँ पे सिगरेट से लेके पान गुटखा छालिया यहाँ से स्टार्ट करो तो हेरोइन तक सब नशे में पागल हो रहे हैं। खुराक लोगों की ख़त्म हो गई है। मोबाइल बैठे रहो देखते रहो दूसरों की पोस्ट देखते रहो, उससे जेलस हो रहा है या तो हिरस का शिकार हो रहा है। कौन क्या कर रहा है, चाहे वो भले झूठी पोस्ट हो, लेकिन आप दूसरों को देख देख के एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं। जब आप फारिग होते तो मोबाइल, रक्षा वाले को देखो। हाँ। अभी कुछ अर्से पहले मैं वहाँ गया, मैंने कहा भाईजान सदर तक मुझे ले चलो, तो मोबाइल देख रहा था, कहता नहीं जाना। और अच्छा। मैंने कहा ये मोबाइल देख रहा है और उसको इतना बॉदर नहीं हुआ कि ये ले जाए। हाँ। वहाँ गाड़ी खड़ी करने में मसला होता है। तो मतलब ही वॉज सो बिजी बिकॉज ऑफ हिज मोबाइल। तो जब ये हालात होंगे तो फिर आप क्या बात करेंगे मेंटल हेल्थ की? सही। बहुत सारे मजहब से दूरी, मजहब से दूरी, ये चीज़ मैं भूल गया। मजहब से दूरी और रूहानियत ये भी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत अल्लाह रसूल के करीब और अपने मजहब के करीब रहें ताकि आपको एक्सेप्टेंस आसानी से मिले। बिल्कुल जी। और ये हमारे पास मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ताकत है कि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन इससे बेहतरीन मज़हब कोई नहीं है। और हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे मेरे ख्याल से हर बीमारी दूर हो सकती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ इशूज़ हों। बिल्कुल बिल्कुल, आप अल्लाह के करीब रहें, आप नमाज़ पढ़ें, आप वज़ू करें, आप रूहानियत खैरात सदकात करें, आपके अंदर एक डॉक्टर खुद ही पैदा हो जाएगा। सही। और जब आप ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेहतरीन इलाज है, तो उस वक्त भी मैं यही सोच रही थी, इसलिए कि शायद हमारा ताल्लुक एक बेहतरीन मजहब से, यू कैन से दैट। हाँ, हमारे हेल्प मिलती है हमें जब हम मजहब की बात करते हैं, तो हमें अल्लाह ताला कहते हैं ना, हमसे कुछ नुकसान होता है, कहते हैं अल्लाह को यही मंजूर था। तो ये भी एक कोपिंग स्ट्रेटजी आती है कि आप उसको पॉजिटिव ले लें। या रिश्ते ख़त्म होते हैं तो कहीं ना कहीं रोने के बाद, या इंतकाल होते हैं तो रोने धोने के बाद हम क्या कहते हैं, चलो अल्लाह को मंजूर था, ये था। तो ये चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं। वजाहत, बहुत सारे लोगों को यकीनन अभी भी आपकी ज़रूरत है और पड़ेगी, तो अपने कांटेक्ट के ज़रिए जो है वो हमारे लिसनर्स देखने वालों को बता दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा फेसबुक पेज है वजाहत खान के नाम से, इंस्टाग्राम पे है Dr.वजाहत। ये दो पेजेस पे आप मैसेज करेंगे तो मैं या मेरी जो असिस्टेंट है वो आपको जवाब देगी। दूसरा ये कि कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर जो कि क्लफ्टन में है, 3 तलवार के पीछे, वहाँ पे मेरी 3 दिन ओपीडी होती है। तो यहाँ पे होते हैं, साथ साथ जिन्ना हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड है जो कि JPMC वार्ड 20 पे मैं होता हूँ। तो यहाँ पे हम मिलेंगे, और अगर कहीं भी ना मिलें तो आप पेज पे गूगल पे लिख दें वजाहत खान या फेसबुक पे लिख दें तो आपको नंबर्स तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल, आप आएँ हमारे पास, जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है वो भी है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो भी है, इंशाल्लाह ताला हम उसको भी हेल्प करें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत। सो नाइस। और यकीनन बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, और हर मेंटल इशू, हर जहनी बीमारी या तकलीफ सही हो सकती है अगर आप उसके लिए सही रास्ता इख्तियार करें। इजाज़त दीजिए, अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।